जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। नमो इष्टो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राहु और केतु के बारे में। पहले टेक्निकली समझ लेते हैं राहु केतु क्या है। देखिए, इंट्रोडक्शन टू प्लैनेट्स एंड राशि में हमने जाना था 12 राशि और 9 ग्रह के बारे में। उस वक्त हमने जाना कि राहु और केतु छाया ग्रह है, और इसके अलावा जर्नी टुवर्ड्स 9 प्लैनेट्स में हमने ये जाना कि इनकी पौराणिक कथा क्या है और शिव जी ने इन्हें काम पे क्यों लगाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो दोनों वीडियो पहले देख रखी है, ताकि ये वीडियो आपको बेहतर तरीके से समझ आए। और मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए अगर आप चाहे तो वो वीडियोस को दोबारा देख लीजिएगा, ताकि आपको ये वीडियो और बेहतर तरीके से समझे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम ऐसे समझते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड है, इसी के अंदर राशि है, इसी के अंदर ग्रह है। अब हम जानते हैं सभी ग्रह सूर्यदेव की परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्यदेव द मोस्ट पावरफुल प्लैनेट ऑफ आवर यूनिवर्स। तो देखिए, सूर्यदेव बीच में स्थित है और सभी ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। अभी के लिए हम राहु केतु को टेक्निकली समझना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सूर्यदेव और पृथ्वी पे फोकस करने वाले हैं। मान लीजिए यहाँ पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्यदेव की परिक्रमा कर रही है। अब पृथ्वी के साथ साथ चंद्रमा भी है। चंद्रमा द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट। तो चंद्रमा पृथ्वी के परिक्रमा करते करते सूर्यदेव की परिक्रमा करते हैं, ये हमने जाना है पहले भी। तो देखिए, पृथ्वी के सबसे करीब चंद्रमा है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है। व्यक्ति का नामकरण, उसकी जीवन भर की दशा चंद्रमा से हम निर्धारित करते हैं। और मैंने एक वीडियो में ये बताया है कि सूर्यदेव आत्मा है, पृथ्वी शरीर है और चंद्रमा मन है। ये तीनों के मिलने पे इंसान अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू करता है। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे, राहु केतु कहाँ है। तो देखिए, पृथ्वी की चक्कर चंद्रमा लगा रहा है और सूर्यदेव के चक्कर पृथ्वी लगा रहा है। अब राहु और केतु को बोला गया है नॉर्थ नोड और साउथ नोड ऑफ द मून, मतलब वो चंद्रमा के कारण जनरेट हो रहे हैं ब्रह्मांड में। चंद्रमा जब पृथ्वी की चक्कर लगा रहा है, वहाँ 2 जगह ऑर्बिट कट रही है। एक पॉइंट है ये और एक पॉइंट है ये अदृश्य है, इसे हम देख नहीं सकते, परंतु यही पॉइंट राहु और केतु बनते हैं। तो देखिए, टेक्निकली हमें पता चल गया है राहु और केतु कहाँ है, और हमें ये भी पता है कि 2 चीज़ों को ग्रहण लगता है, एक सूर्य ग्रहण, एक चंद्र ग्रहण। तो जब राहु पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए तो सूर्यदेव को ग्रहण लग जाता है, और जब केतु सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तो चंद्रमा को ग्रहण लग जाता है। अभी हमने खाली ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि राहु केतु एग्जैक्टली क्या है। वो एक छाया ग्रह है, और उन्हें हम ढूंढे कैसे, उन्हें हम ऐसे ढूंढते हैं, उसके बाद उसकी कैलकुलेशन लगाते हैं। कैलकुलेशन से हमें पता चलता है कि ग्रहण कब लगने वाला है। अब आप समझ लीजिए, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है ज्योतिष शास्त्र का। पूरी दुनिया को राहु और केतु ने नचा रखा है। 90% पीपल जो धरती पे हैं, वो कहीं ना कहीं राहु और केतु की वजह से इस धरती पे मिलेंगे। देखिए, पृथ्वी को हम भूलोक कहते हैं, यहाँ ही मटीरियल जीवन है। धरती पे सब अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करने बार बार आते हैं। जब तक उनकी अधूरी इच्छा रह जाती है, उन्हें दोबारा जन्म लेना पड़ता है, पृथ्वी पे आना पड़ता है। और इसका छुटकारा कैसे हो सकता है, जब आपके कर्म एकदम ज़ीरो हो जाए, ना बुरे कर्म बचे ना अच्छे कर्म बचे, तभी वो एग्जिट पॉइंट खुलेंगे। राहु केतु को आप समझिए, राहु केतु एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट है। देखिए, किसी की भी कुंडली में आँख बंद करके, आपको ज्योतिष आता हो नहीं आता हो, जहाँ उनका राहु बैठा है ना, आप उस घर से रिलेटेड उस व्यक्ति को कुछ भी बोलोगे ना, हमेशा राइट निकलेगा। वो व्यक्ति बोलेगा हाँ ये मेरी इच्छा है, हाँ मैं ये ज़्यादा करता हूँ। और जहाँ केतु रहेगा ना, वो जगह पे उसको कट ऑफ होना पड़ेगा। केतु मोक्ष कारक ग्रह है और राहु बंधन का ग्रह है, बार बार जन्म लेने पे मजबूर कर रहा है। तो जहाँ भी हमारा राहु प्लेस होता है, हम उस घर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इच्छा लगाने लगते हैं। और मोक्ष अगर प्राप्त करना है तो वो डिज़ायर्स को ज़ीरो करना होगा, केतु के पास जाना होगा एग्जिट करने के लिए। तो देखिए, राहु केतु समझ आ गया हमें। नॉर्थ साइड में जब मून ट्रैवल करता है और जब वो ऑर्बिट को कट करता है तो राहु बनता है। साउथ साइड में जब चंद्रमा ट्रैवल करता है और पृथ्वी के ऑर्बिट को कट करता है तो वो बनता है केतु। और वो ब्रह्मांड में अदृश्य होके घूम रहे हैं। चंद्रमा की ऑर्बिट के स्थान पे आप समझिए वो घूम रहे हैं। यहाँ एक और चीज़ समझिए, चंद्रमा इस खेल का मुख्य कलाकार है। राहु केतु हमें नचा रहे हैं, मगर वो तब नचाते हैं जब चंद्रमा कंट्रोल में ना रहे। जब चंद्रमा कंट्रोल में आ जाए तो राहु केतु उन्हीं के वजह से बन रहे हैं। तो जब मन कंट्रोल में आ जाए तो आपको इनकी एनर्जी कंट्रोल में लाना आ जाएगा। अब देखिए, शास्त्र कहते हैं राहु केतु सर्प है। क्यों है, इसका सबूत भी वो खुद देते हैं। अब जब सभी ग्रह ब्रह्मांड में ट्रैवल करते हैं
तो वो एक सीधी दिशा में करते हैं। पृथ्वी हमेशा इसी डायरेक्शन में मिलेगा, चंद्रमा हमेशा इसी डायरेक्शन में मिलेगा, सब एक रूल फॉलो कर रहे हैं। मगर जब बात राहु केतु की आती है तो राहु केतु के कोई डायरेक्शन ही नहीं है। हम सॉफ्टवेयर में देखते हैं राहु केतु वक्री है, अब राहु केतु इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, चंद्रमा से विपरीत। तो हम जब सॉफ्टवेयर में देखते हैं एक फ्लैट कैलकुलेशन से कि राहु केतु अब इधर है अब इधर है, वो रियलिटी नहीं है। देखिए पुराने ज़माने में ज्योतिषी एक फ्लैट कैलकुलेशन लगा के अनुमान लगाते थे कि आज राहु महाराज इस नक्षत्र के इस चरण पे है। उसका एक सिंपल उदाहरण क्या है, राहु केतु हमेशा 18 महीने के बाद राशि परिवर्तन कर लेते हैं। परंतु ये फ्लैट कैलकुलेशन उस वक्त इसीलिए यूज़ किया जाता था क्योंकि ये अदृश्य है, ये छाया ग्रह है, इसे हम देख नहीं सकते, इनका अनुमान लगाना पॉसिबल नहीं है। परंतु आज के आधुनिक विज्ञान द्वारा हम ये चीज़ समझ पाते हैं कि एग्जैक्टली ये जो राहु केतु का पॉइंट है वो आज किधर मिलने वाला है। तो वो पॉसिबल है और वो उस समय भी पता था, परंतु चीज़ों को सिंप्लीफाई रखा गया। तो इसीलिए शास्त्र में उसे सर्प का दर्जा पहले ही दिया गया क्योंकि उन्हें पता था कि इनकी कोई ऑर्बिट ही नहीं है, ये कैसे भी चाल चल देते हैं। तो अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये सर्प की तरह कैसे चलते हैं। देखिए इमेजिन कीजिए कि ये जो चंद्रमा का ऑर्बिट है वही ये है। अब चंद्रमा हमेशा इसी डायरेक्शन में चल रहा है, पर केतु को हमने जाना ज्योतिषीय गणना अनुसार ये उल्टा चल रहे हैं। परंतु मैंने कहा ये सर्प है, तो ये अगर हम आज समझते हैं कि राहु यहाँ है और केतु यहाँ है, तो कल कहाँ होंगे? कल हो सकता है कि राहु यहाँ हो, केतु यहाँ हो। परसों कहाँ होगा? यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। फिर कहाँ होगा? हो सकता है वो यहाँ हो, केतु महाराज यहाँ हो। फिर कुछ दिन बाद आप चेक करें, हो सकता है राहु महाराज यहाँ हो, केतु महाराज यहाँ हो। तो इनका जो डायरेक्शन है वो देखिए, वो ना कभी इधर टर्न मार रहे हैं, कभी इधर टर्न मार रहे हैं। अब यहाँ पे ज़्यादा गैप है, यहाँ पे कम गैप है, यहाँ टर्न मार दिया, फिर यहाँ टर्न मार दिया, फिर यहाँ टर्न मार दिया। और उसी प्रकार केतु भी कर रहे हैं क्योंकि राहु केतु का जो गणित है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु केतु हमेशा 180 डिग्री ऑपोजिट होते हैं, आमने सामने होते हैं। तो केतु महाराज भी देखिए कभी इधर गए, कभी इधर गए, कभी इधर गए, कभी इधर गए, कभी इधर गए। ये ब्रह्मांड में पूरी तरीके से साबित कर रहे हैं कि ये सर्प की तरह चल रहे हैं। तो ये जो चीज़ मैंने बताई ये आज के सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, इसीलिए आप कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हो। आपको 2 राहु और 2 केतु दिखेंगे कुंडली में। तो एक राहु केतु का कैलकुलेशन ये वाला है जो फ्लैट पे है। देखिए पूर्वजों को एक चीज़ पता है, भले राहु केतु दिखे ना दिखे, ग्रहण लगाने जरूर सामने प्रकट होंगे। तो उस वजह से उन्होंने फ्लैट कैलकुलेशन लगाया जो कि काफ़ी सटीक है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पूर्वजों को ये पहले से पता था कि वो यहाँ वहाँ जाते हैं, फिर भी उन्होंने फ्लैट कैलकुलेशन पे सारी चीज़ें साबित की है कि वो राइट है। परंतु अगर आपकी इच्छा हो तो आप आधुनिक साइंस द्वारा आज जो सॉफ्टवेयर में रियल कैलकुलेशन अवेलेबल है उससे भी आप देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट की बात है, आपको जो जैसा समझना है आप समझिए, परंतु रियलिटी में वो इतना सिंपली नहीं चलते। राहु केतु है, इनकी कोई चीज़ सिंपल नहीं होती। अब शास्त्र में ये भी प्रमाण मिलता है कि राहु केतु हमारे डीएनए है। अब डीएनए क्यों है वो भी आप समझ लीजिए। ये जो आपने अभी देखा, इसको जब आप देखोगे ये ऐसे 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 चलेगा, पूरा ऑर्बिट लेगा। तो ये एक राहु का ऑर्बिट ले लीजिए। अब वही केतु का भी तो ऑर्बिट है, तो केतु का ऑर्बिट जब आप कैलकुलेट करोगे तो कुछ ऐसा मिलेगा। जब राहु और केतु दोनों की एनर्जी को हम मिलाते हैं तो फॉर्म होता है डीएनए। साइंस भी डीएनए को ऐसे ही दिखाता है और हमारे पूर्वज भी कहते हैं राहु और केतु हमारे डीएनए हैं। तो कुल मिला के इतनी बात समझ आ गई है, पृथ्वी पे हम बार बार जन्म क्यों लेते हैं, राहु और केतु के कारण। राहु सिंपल तरीके से अगर आप समझे तो क्या है, आपकी इनकम्प्लीट अनफुलफिल्ड डिज़ायर, आपकी कोई अधूरी इच्छा जो आप पूर्ति ना कर पाए, उस कारण से आप इस जन्म में उसके पीछे भागोगे। और केतु क्या है, केतु आपने जितनी भी काम कर रखे हैं पास्ट लाइफ में वो डेटा बैंक की तरह स्टोर करके रखा है। तो जब बात इंट्यूजन की आती है ना कि इंसान बिना दिमाग लगाए कुछ चीज़ें बोल देता है और वो सही निकलती है, सिक्स सेंस कहते हैं, वो कुछ नहीं है, वो केतु है। आप जब डेली गाड़ी चलाते हो, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपको रास्ता चला जाता है, कुछ दिनों के बाद आपको पता चलना बंद हो जाता है कि यार इतना जल्दी घर पहुंच गया मैं। वो क्यों है?
कि आप बात करते करते घर भी पहुंच गए, आपको पता भी नहीं आपने कब लेफ़्ट मारा कब राइट मारा। वो इसी कारण से है कि डेटा बैंक में हर चीज़ें स्टोर्ड है, अकेले इस जन्म की नहीं, पूर्व जन्म की भी। चलिए, इतनी बातें समझ आ गई। अब यहाँ एक और चीज़ सोचिएगा, कुंडलिनी शक्ति को भी सर्प से जोड़ा गया है। शिवलिंग पे भी आपको सर्प नज़र आएंगे। तो देखिए, मेरा यहाँ कोई आउटपुट नहीं है, मैं खाली आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप कभी शांत दिमाग के साथ इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि सारी चीज़ें कहाँ जाके जुड़ रही है। तो देखिए, हमने टेक्निकली जान लिया राहु केतु क्या है, वो कैसे चलते हैं और उनकी कैलकुलेशन कैसे है। तो देखिए, कैलकुलेशन की बात आए ना, तो एक चीज़ और समझिए, राहु केतु हमेशा एक दूसरे से ऑपोजिट होंगे, ये अलग नहीं चल सकते। ये एक ही शरीर है, हमने जाना था, ये सर है और ये बाकी शरीर है, और ये दोनों एक दूसरे को ही देख रहे हैं ब्रह्मांड में। जहाँ भी राहु रहेगा केतु एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट ही रहेगा। तो ये कैलकुलेशन हमेशा याद रखिएगा, एग्जैक्ट 180 डिग्री ऑपोजिट। दूसरी कैलकुलेशन क्या है? दूसरी कैलकुलेशन कुंडली में आपको समझनी है। कुंडली में सभी ग्रह इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। आज अगर सूर्यदेव मेष राशि में हैं तो कल वृषभ में मिलेंगे, परंतु राहु केतु ऐसे नहीं चलते। पहला कैलकुलेशन तो ये है कि अगर राहु मेष में है तो केतु तुला राशि में मिलेगा। पहली कैलकुलेशन ये ही रहने वाली है हमेशा। दूसरी चीज़ आप समझिए, राहु कभी भी बाकी ग्रहों की तरह इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, राहु जाएगा इस डायरेक्शन में। तो राहु 18 महीने के बाद आपको वृषभ में जाने की जगह आपको मीन में जाते हुए दिखेंगे, फिर कुंभ में जाएंगे, फिर मकर में जाएंगे। तो ये दो प्लैनेट हमेशा उल्टा दिखने वाले हैं। मैंने अभी आपको समझाया था कि वो विपरीत दिशा में हमेशा चलते हैं। देखिए, आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको टेक्निकली कुछ चीज़ें समझ आ गई होगी राहु केतु की, कि क्यों कभी कभी सॉफ्टवेयर्स में दो राहु केतु के अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, और राहु केतु को क्यों सर्प से जोड़ा गया, क्यों डीएनए से जोड़ा गया, डिज़ायर और मोक्ष से जोड़ा गया, क्योंकि वो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है। तो देखिए, अगर सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे दूँ तो हो सकता है कि समझने में दिक्कत हो, तो इस वीडियो को मैं नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करूँगा, जिसमें मैं आगे की जानकारी दूंगा कि राहु केतु को कैसे समझा जाए। मैं आशा करता हूँ आज की दी गई जानकारी आपके बहुत काम आए, और अलविदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।